ये तो कल का दिखा रहा है। अभी जोड़ेगा तब दिखेगा। चालू कर, चालू करें। नमस्ते करके कल वाला शुरू कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं? सभी को नमस्ते। कल आप सबकी तरफ से जो इतना प्रोत्साहन और मेरे को जो इतना उत्साहवर्धन आप सब ने किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबको। इससे मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ भी मिलकर मैं अपनी उपयोगिता को बढ़ा सकती हूँ। तो खूब खूब धन्यवाद के साथ आज की अपनी सभा पर शुरू करते हैं। कल जितना भी हमारा पठन हुआ, जितनी बात हुई, उसमें से जो कुछ बिंदु है उसको अपन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल मनस्वस्थता का स्वरूप, इस पाठ पे अपन बात किए। मनस्वस्थता में जीवन लक्ष्य, मानव की परिभाषा और मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, इन सब की व्याख्या हम यहाँ पर किए और उसको समझने का प्रयास किए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। ये मान के ही चल रही हूँ कि आप सब एक बार रीडिंग करके आए होंगे। जो मनस्वस्थता का स्वरूप हम पढ़े थे उसका भी, और आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो भी। मतलब ये बात ना मैं बहुत विनम्र आग्रह के साथ, अधिकार पूर्वक, है ना, एक बहन के नाते आप सबसे सच में कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि ये समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना, हमको कैसे समझ आएगा, ये तो भाषा समझ नहीं आ रही है। आप एक बार मन लगा के बस पढ़िए, उसको 4 बार पढ़िए। इसका एक जो पैटर्न था उसको जब तक सब ज्वाइन होते हैं, जो भी जितने भी भाई जी बहन जी यहाँ हैं, उसको मैं बता देती हूँ कि 4 बार पढ़ना है। तो इसका कैसा पैटर्न जो हम लोग को बाबा जी ने बताया था कि सबसे पहले 100 पेज पढ़ना, ठीक है। 100 पेज पढ़ के ये एक बार रीडिंग हो गई। अब उसके 25 पेज को
एक बार सुबह सुबह पढ़ के यहाँ आना। ऐसा जब हम अभ्युदय संस्थान जाते थे अध्ययन करने, तो सुबह उठकर 25 पेज को पढ़ कर आना और फिर यहाँ फर्स्ट हाफ में 25 पेज पढ़ना, आपस में बाद में डिस्कशन करना, समझना और आगे बढ़ते जाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बाबा जी ने हमारे को ध्यान दिलाई। नहीं तो क्या होता है कि हमको लगता है कि आज ही मैं समझ जाऊं, है ना? तो हम उस चर्चा को इतना लंबा कर देते हैं, तो कहाँ रुकना है और आगे उसका सॉल्यूशन हमको इस बात के ऊपर भरोसा करते हुए हमको एक बस आपस में चर्चा करके एक कहीं निश्चितता बनते तक फिर आगे बढ़ जाना है। तो ये टारगेट ये रखना है कि उस फर्स्ट हाफ में 25 पेज कंप्लीट होना चाहिए। अभी जब हम पठन कर रहे हैं तो उस फर्स्ट हाफ में मेरे को ये बात समझ आ जाए ये टारगेट ना हो, 25 पेज का पठन हो जाए ये टारगेट हो, है ना? उस बीच हम जिस जिस चीज को फैला सकते हैं फैलाए और फिर आगे बढ़ जाए। सेकेंड हाफ में फिर 25 पेज पढ़े हम। अब रात को सोते समय फिर 25 पेज पढ़े। अब क्या हुआ, एक बार 100 पेज पढ़े, एक बार सुबह 25 पढ़े, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार शाम को। अब नेक्स्ट 25 पेज को फिर हम एक बार रीडिंग कर लें। इस तरह से यदि हम चलते जाएंगे तो अगर मैं हमेशा सबको ये बात बोलती हूँ, जब मैं पूरा अध्ययन की थी, मतलब ये बुक मेरे को राजन महाराज जी दिए थे आज से 20-22 साल पहले। मतलब जो पुरानी बुक्स है वो सब भी मेरे पास जिस तरह से रखी है, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की, है ना? मेरे को लगा नहीं कि मैं पढ़ पाऊंगी, मैं इस बात को देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी। और 6 महीने के शिविर शुरू होने के पहले तक मेरे में ये भरोसा नहीं था कि मैं इतनी सारी बुक को कैसे पढ़ूंगी, कैसे समझूंगी। पर जब 6 महीने का शिविर पूरा हुआ तो मेरे मूल्यांकन में मैं यही बोल पाई कि मुझे ऐसा दिखा कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कैसे स्पून फीडिंग करती है ना? मतलब वो ये देखती है कि मेरे को इसका पोषण करना है, अब मैं इसकी रोटी को कितने तरीके से घोट के, मिला के, चूरा करके, शक्कर डाल के कि ये करके इसको बस खिला दो। तो उतनी करुणा से ये दर्शन लिखा गया है ना? उतने वात्सल्य से, उतनी हर मूल्य का समाहित है इस दर्शन को लिखने के समय कि कैसे धरती के हर मानव को ये चीज हजम हो जाए, है ना? तो एकदम स्पून फीडिंग है। इस पूरे बोलने को 14 बुक है, लेकिन आप देखोगे कि एक ही बात को, है ना, कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। इस बात को इतने तरीके से, इतने आयाम से, इतनी स्थितियों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि हम सिर्फ अपने पढ़ने पर भरोसा करें। और मैं समझ सकता हूँ इस बात पर भरोसा करें और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि आप लोग आज पढ़ के आए हैं और नहीं तो आज जाके फिर पढ़ना और आगे की सभी बुक को सिर्फ 15 पेज पढ़ना है ना? हमारा टारगेट तो 25 पेज का था। आपको 15 पेज पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, 4 बार पढ़िए और इस तरह से आगे चलिए। तो मेरे को लगता है ऐसा हो ही पाएगा कि हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो कल की बात को तो इस तरह से कल अपन मानवत्व की बात की, आचरण की बात की और मानव की मानसिकता के लिए हमने शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा वस्तु की शुरुआत की थी। तो शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है। ये हमने लास्ट इसमें कल बात की थी। तो अब अपन आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। ये प्रतिपादन बाबा जी का है ना? और मैं सच में बाबा जी को आ, बहुत बहुत भाव के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और इस बात को, है ना, पढ़ने के समय मैं इसके साथ न्याय कर पाऊँ, इस बात के लिए उनसे मैं प्रार्थना भी करती हूँ। क्योंकि यही तो प्रतिपादन है दर्शन का कि सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है, जो एक मानव जाति को भरोसा देता है। तो इस पाठ को अपन शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं और कल के जैसे अपन इसमें जो भी मुझे लगेगा कि मेरी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात होगी तो उसको जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। उसकी सबसे सुंदर पहली लाइन, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है।
सह अस्तित्व में ही विकास और जागृति निश्चित है। इस धरती पर हम मानव इस तथ्य का अध्ययन करने योग्य स्थिति में हो चुके हैं। ये अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस धरती में क्या हुआ। तो अब जो बाबा जी के द्वारा जो ये प्रकटन हुआ, है ना? बाबा जी के द्वारा ये जो सत्य उद्घाटित हुआ है, वो उस सत्य का उद्घाटन चूँकि एक मानव के द्वारा हुआ है, तो अब इस बात का भरोसा होता है कि अच्छा, ये चीज़ अब प्रत्येक मानव तक जा सकती है। तो क्या उद्घाटित हुआ है? तो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो एकदम एक जैसे अंदर भरोसा सा आता है कि अच्छा, स्थिर है मतलब अब इसको पाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसको अपन इस रूप में भी बोल सकते हैं जैसे ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। ये स्थिति ये निरंतर है ना? ये बना ही ये त्रिकालाबाद है ना? ये किसी भी चीज़ ये इस प्रकार से इस लाइन को अपन देख सकते हैं। और अगर ये ऐसा है तो सह अस्तित्व में ही विकास और जागृति निश्चित है, क्योंकि विकास क्रम विकास में और जागृति क्रम बहुत सारी यात्रा इस धरती में मानव जाति ने पूरी कर ली है। तो अब इस बात के लिए भी और चूंकि इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो अब हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये निश्चित है, इस बात पर भरोसा भी होता है। और अगर कहीं भरोसा अभी कम भी है तो हम आगे जैसे-जैसे इस बात को समझेंगे तो जैसे मैं अगर अपने आप में बोलती हूँ कि मेरे अंदर अगर ये बात स्थिर हो गई है ना? कि हाँ, अब जागृति निश्चित है। तो ये कैसे हुई? थोड़ा-सा अगर बताऊँ कि जब इस दर्शन को समझने के पहले है ना? मतलब कुछ पाना है, कहीं पहुँचना है, ये एक मन में था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि ये पहुँच के क्या करेंगे? वहाँ जाके तो फिर विलय हो जाना है, तो अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो नहीं, अब जैसे भी है हमको यहीं रहना है। लेकिन जब एक रहस्य था, मतलब कई जगह से कुछ-कुछ सुनने को मिलता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कुछ समझ में बहुत अच्छे से नहीं आता था, पर कभी प्रलोभन जैसा लगता था, पर कभी भय भी लगता था। लेकिन जब से ये दर्शन, अगर मैं बोलूँ कि पिछले 10 वर्षों से, मतलब अब ना किसी भी प्रकार का, मतलब अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अनुभव के लिए भी कोई इतनी बिल्कुल भी अभी कभी ऐसे मुँह में नहीं आता है ध्यान में, क्योंकि क्रमशः अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमको जो हर क्रम में, हर स्थिति में जो उपलब्धि मिल रही है, वो हमारे अंदर एक भरोसा दिलाती है, एक आश्वस्ति दिलाती है ना? और ये दिलाती है कि अब तो निश्चित है, जागृति निश्चित है ना? मतलब ये मैं अपनी मानसिकता की बात कर रही हूँ कि अब मुझे लगता है जागृति निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूँगी तो नहीं। अगर ये शुरुआत हो गई है और मैं हर दिन उसकी उपलब्धियों को देख पा रही हूँ, तो जागृति निश्चित है। ये भरोसा आता है और ये भरोसा हर मानव को आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना? जैसे-जैसे उनके सामने यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता की बातें आएँगी। तो इस भरोसा के साथ अपन चलते हैं। तो शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। तो अब ये बात कि मानव ही शुभ का दृष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है। तो ये मूल शिक्षा से पाई गई, उसके मूल में शिक्षा संस्कार से पाई गई ज्ञान, विज्ञान, विवेक का धारक वाहक केवल जागृत मानव ही है। अब इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखें, तो अब ये एक जो शुभ का दृष्टा कर्ता भोक्ता जागृत मानव ही है, अब उसको शिक्षा संस्कार से ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाएगी। तो शिक्षा संस्कार से शुभ के दृष्टा कर्ता भोक्ता, जो एक परंपरा की साधना विधि तक पहुंच के जो चीज प्राप्त हुई, उसमें जो प्रतिपादन हुआ, पर इस पूरे उसको जिस तरह से लिखा गया है वाङ्मय को, उससे हम शिक्षा संस्कार द्वारा ज्ञान, विज्ञान, विवेक का जो धारक वाहक है, वो जागृत मानव ही है। तो उसी का जो आध्यात्मिक दूसरा नाम शिक्षा संस्कार योजना के तहत ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए हम इस बात को समझ पाएँगे, क्योंकि मानव ही उसका धारक वाहक है। यह तथ्य अपने को भली प्रकार से समझ में आता है। सह अस्तित्ववादी दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक ही हर मानव शुभ सर्व शुभ घटनाक्रम में अपने को व्यवस्था सहज रूप में प्रमाणित करते हुए
समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। ये जितनी भी बात अपन कर रहे हैं कि यदि हमें भरोसा होता है कि हाँ, जब एक मानव ने ये पा लिया है और उसका जिस तरह से प्रस्ताव, जिस तरह से उनका संप्रेषणा हुआ, तो हर मानव को ये भरोसा होता है कि ये सर्व शुभ घटनाक्रम में अपने आप को व्यवस्था सहज रूप में प्रमाणित करते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। यही सर्व शुभ कार्यक्रम का पहुंच और प्रगट रूप है। तो क्या है? सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व में विकास और जागृति निश्चित है और शुभ का दृष्टा कर्ता भोक्ता मान जागृत मानव ही है और ज्ञान विज्ञान पूर्वक शिक्षा संस्कार से इसे पाया जा सकता है। अगर इसको हम अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखें तो यही एक कार्यक्रम है जो पहुंच और प्रगट रूप है। यही सर्व शुभ का कार्यक्रम है। तो क्या कार्यक्रम है सर्व शुभ का? शिक्षा संस्कार के माध्यम से कैसे ज्ञान विज्ञान संप्रेषित हो। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि विज्ञान ने बहुत काम विज्ञान में हो चुका है ना? पर चूंकि ज्ञान का भाग पूरा नहीं हुआ है तो उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है? तो क्या करना है? तो ये जो हम जब विद्यालय खोले तो लगा कि हमारे अंदर भी यही था, प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक तो है। पर जैसे-जैसे हम 5वीं तक के पाठ्यक्रम को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वही तो भाग रिक्त है मानव जाति में। अगर मानव जाति में हम देखें, तो विज्ञान में अभी बहुत कुछ चीज़ें पूरी हो चुकी है, पर वो कहाँ इनकम्प्लीट है क्योंकि ये ज्ञान वाला भाग भरा हुआ नहीं है। तो ज्ञान जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है? कि हमको प्रयोजन का पता चल जाए, है ना? क्यों? तो ये जो क्यों है, ये अगर शिक्षा व्यवस्था में चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, समझ चला जाता है, तो यही कार्यक्रम है सर्वशुभ के अर्थ में आज के समय। अगर हम कार्यक्रम के क्रम को देखना चाहें तो, है ना? तो इसको खूब बढ़िया से शिक्षा का क्रम इतना बढ़िया इसमें सजा हुआ है, पूरा पाठ्यक्रम जो बना हुआ है। आगे संदर्भ अनुसार मैं उसको भी आप लोग के सामने रखूँगी कि कितना सुंदर क्रम बाबा जी ने सजाया है। तो यही सर्वशुभ कार्यक्रम का पहुँच और प्रगट रूप है। इसमें एक बात मेरे को एकदम याद आती है कि कई बार हम पहले भी दर्शन की बुक भी पढ़े, बहुत कुछ समझने की कोशिश किए, लेकिन ना बात पकड़ में नहीं आती थी। जैसे मैं कल भी बोल रही थी ये बात कि संबंध की पहचान करनी है, पर कैसे करें नहीं समझ में आता था। तो क्या करते थे ना हम रैंडमली कहीं से भी किसी भी संबंध के सोचने लगते थे, है ना? कि इसके साथ ऐसे करने से ठीक रहेगा, ये ऐसा है, ये संबंध की पहचान है। तो रैंडमली ना यहाँ कोई भी काम नहीं होगा पूरा। ये एक बहुत बढ़िया से बात समझ में आई कि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर किसी क्रम में किसी संबंध को नहीं समझ रहे हो, पूरी तरह से नहीं समझ रहे हो, तो आगे आपकी गति हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं देख पाई, है ना? तो जैसे ही फिर ये विद्यालय का पाठ्यक्रम का काम शुरू हुआ, ये बात भी मैं प्रायः अपने उसमें बताती हूँ, भले लगता है कि वो बार-बार रिपीट होता है, पर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जिस तरह से संबंधों को उपकार और सेवा का काम देखना शुरू हुआ, अब बाबा जी ने तो कह दिया कि 1 वर्ष तक माँ के उपकार को बताना है, 1 वर्ष तक पिता के उपकार को बताना है, 1 वर्ष तक भाई-बहन को बताना है, 1 वर्ष तक मतलब हमको उस समय लगा 1 वर्ष तक क्या बोलेंगे? तो वही-वही बात हम बोलते थे, है ना? मतलब एक ही बात को 1000 बार रिपीट होना हो गया। अगर हम कहें उस बच्चे को पूरी यात्रा में 5वीं तक में कई बार ये बात रिपीट हुई कि आपके माता-पिता क्या करते हैं, भाई-बहन क्या करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि इतना रिपीट हुए बिना हमारी मानसिकता तैयार ही नहीं होती है। मतलब हमारी हम जो चित्रण बनाना चाह रहे हैं अपने अंदर, वो चित्रण ही नहीं बन पाता है जब तक कोई भाषा इतनी बार रिपीट नहीं होती है। तो शिक्षा एक बहुत सुंदर इसका सशक्त माध्यम है कि हम क्योंकि क्लास में वही-वही बात होती है, अलग-अलग एंगल में होती है पर बार-बार होती है। तो जब बच्चों को बताते 2, 4, 6 महीने में ध्यान गया कि मेरी माँ मेरे लिए क्या की है। नहीं ध्यान जाता है, हमको क्या लगता है हम बड़े हैं, हमारे को कोई 1000 बार बोलेगा तो थोड़ी समझ में आएगा, हमको तो 2-4 बार में समझ में आ जाएगा, पर 2-4 बार में समझ में नहीं आता है ना?
मतलब 2-4 बार में हमारे अंदर चित्रित नहीं होती है वो चित्रण। उसके लिए हमको भी बार-बार उस बात को बोलना होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा यदि कार्यक्रम आज के समय में है, खुद के लिए भी और सर्व शुभ के लिए भी, तो वो शिक्षा संस्कार है। तो और मिनिमम 5वीं तक की तो शिक्षा संस्कार की व्यवस्था अब हम बहुत जगह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना ही शुभ समाहित है, हमारा अध्ययन हो जाता है। तो एक सचमुच में ये बहुत शुभ कार्यक्रम है, ऐसा तो पता चलता है। इसके लिए अर्थात सार्वभौम ज्ञान, विज्ञान, विवेक के लिए अध्ययन ही एकमात्र स्रोत है ना? ये भी बात ठीक है कि ऐसा तो नहीं है कि हम बिना अध्ययन किए इस कार्यक्रम को कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, है ना? लेकिन पूरा समझ लेंगे तब करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा रास्ता है कि हम जितना समझे हैं, वहाँ से हम शुरू करें और हमारे चारों तरफ इतने हमारे भाई-बहन हैं, उनकी पूरकता को हम देख पाएँ और इस तरह से हम मिलकर इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो हमारे को अपने आप को पूरा करना हमारी बाध्यता भी होने लगती है। तो अध्ययन एकमात्र स्रोत है, ये बात एकदम सही है, तो एक बार पूरा अध्ययन किया जाए। लेकिन ये बात पूरा समझकर ही मैं कोई कार्यक्रम करूँगा, इससे पहले ये भी एक अतिवाद हो जाएगा। तो अपन इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर से कर सकते हैं मिलके। अब जो भाग आ रहा है कि ज्ञान विज्ञान का स्वरूप, मतलब अब ये पूरी शिक्षा की वस्तु और ये कैसे जाएगी, है ना? कल एक भाई जी ने जो प्रश्न पूछा था वो यहीं पर आके पूरा होएगा, है ना? मैं उसको वो मेरे ध्यान में बना हुआ है। आपका प्रश्न था कि क्या मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के लिए, मतलब ये जो अनुभवगामी और अनुभव मूलक की बात थी। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में वो स्थितियाँ क्या हैं और अनुभवगामी हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो इसमें बात में आज आ जाएगी वो बात। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप अपने में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी क्रिया व्यवहार ज्ञान और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। अब यहाँ तीनों ज्ञान आ गए, है ना? ज्ञान विज्ञान का स्वरूप कैसा होगा? अब जब अपन बात कर रहे हैं कि ये शुभ कार्यक्रम है यही, तो शुभ कार्यक्रम है तो ज्ञान विज्ञान का क्या स्वरूप होगा? तो अपने में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो 3 ज्ञान की बाबा जी ने जो बात की है कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। उसके बाद एक लाइन और यहाँ जो जोड़ी गई है कि समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ये जो भागीदारी वाली बात है, यहीं पर जाकर उस तीनों ज्ञान का प्रमाण मिलेगा, है ना? मतलब इसका जो प्रमाण मिलना और उसको परंपरा में फैलाने वाली बात और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की बात। अब यहाँ पर अपन थोड़ा-सा रुक सकते हैं, जो एक बात चल रही थी अनुभवगामी की और इसकी ना। अब जैसे अपन देखते हैं कि सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो अभी तो वो अपने में नहीं है ना? ना अभी हम ये बोल सकते कि मेरे में मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, ना जीवन ज्ञान है, ना अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। लेकिन सूचनाएँ मिली हुई हैं, ठीक है? तो अब सूचनाएँ जो मिली हुई है, तो अब और समग्र व्यवस्था में भागीदारी भी जब ये सब चीज़ हो जाएगी तभी होगी, ये भी बात सही है। पर अब शुरू कहाँ से करना है? तो मेरे को एकदम ना एक बात याद आ रही है। मेरे को कई बार जब मैं ये पढ़ती थी पूरा दर्शन जब पढ़ी, बाबा जी के मुँह से भी इतनी बार सब बातों को सुने, करे, मेरे को वो सन याद है 2008 का जब मानव व्यवहार दर्शन का पहला अध्ययन शिविर हुआ था और उस समय पता नहीं क्यों बहुत मतलब मन में ये हो गया था और उस समय बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि मैं, जबकि कोई दुःख, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं, पर पता नहीं क्यों रह के रोना आता रहता था कि मेरे में स्वयं में विश्वास क्यों नहीं आ रहा है। जब मेरे को ये दर्शन स्वीकार है, मेरी इतनी निष्ठा है, तो पता नहीं चल रहा था कि ये विश्वास क्या चीज़ है ना? तो मैं बाबा जी को बोली भी कि बाबा जी स्वयं में विश्वास नहीं आ रहा है मेरे में, है ना? तो बाबा जी बोले कि बेटा ज़िम्मेदारी वहन करो। तो ज़िम्मेदारी वहन करो तो समझ में आया कि ये जिसको हम लोग रोज़ काम कर रहे हैं इसको ज़िम्मेदारी मानते हैं। मतलब सर्व शुभ के अर्थ में ज़िम्मेदारी वहन करने के लिए तो अभी योग्यता होगी नहीं, पर उन्होंने कहा ज़िम्मेदारी वहन करो और उन्हीं की इस लाइन से वो जो विद्यालय के लिए एक निर्णय होने का मन में मानसिकता बनी, एक निर्णय लेने के लिए एक तैयारी हुई, पृष्ठभूमि। इस लाइन के पीछे ही वो पृष्ठभूमि तैयार हुई
कि अभी विद्यालय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जब विद्यालय की जिम्मेदारी लिए, तो नेक्स्ट क्रम में क्या हुआ, एक बार मेरे को याद है जब हमारा विद्यालय खुलने वाला था, उस समय रवि सिन्हा भैया एक क्लास लिए थे हमारी, है ना? अभिभावक विद्यालय में ही। वो बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, मेरे अंदर ये चल ही रहा था विश्वास वाला मामला कि विश्वास को कैसे समझूँ, विश्वास को कैसे समझूँ। तो उन्होंने पूरे बोर्ड में स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य लिखे थे। मतलब उससे पहले मैं शिष्ट मूल्य को बहुत ध्यान ही नहीं देती थी, ऐसा मैं बोल सकती हूँ अपने लिए उस समय। तो जब उन्होंने पूरा स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य लिखा, तो उस समय उन्होंने जो ध्यान दिलाया था कि शिष्ट मूल्य भी महत्वपूर्ण है, तो उसी समय, उसी दिन मेरे अंदर ये चला गया कि अच्छा शिष्ट मूल्य मेरे को समझ में आ रहा है, विश्वास समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे को सहयोगिता समझ में आ रही है ना? सहकारिता समझ में आ रही है, सहभागिता समझ में आ रही है। पूरकता उस समय भी मेरे को समझ में नहीं आई थी, वो बाद में क्लियर हुआ मेरे को। तो बस मैंने ना एक तार पकड़ लिया कि अब ना मेरे को सहयोग करना है। मतलब अब वहाँ से मेरे को लगता है कि वो जो स्वांतः सुखाय से एक जो सर्व शुभ वाला जो मेरी शिफ्टिंग थी, क्योंकि बहुत पुराना अभ्यास था ध्यान का, और अपने आप को उसमें मतलब जैन धर्म से भी हूँ मैं, जैन उसमें परंपरा में भी, और विपश्यना से जुड़ना, तो मतलब सब जगह एक वो बात थी कि अपने निर्वाण के लिए, अपने मोक्ष के लिए। तो वो जो मानसिकता की जो मेरी शिफ्टिंग अभ्यास में हुई, वो उस समय हुई, मुझे लगता है कि मैंने सोचा कि अब बस मेरे को सहयोग करना है। अगर मैं सहयोग करूँगी, सहकारिता, सहभागिता के साथ रहूँगी, तो मेरे अंदर विश्वास स्थापित होगा। तो बस एक ना होता है ना कि बस उस समय समझ के आधार पे नहीं, बस मुझे अभ्यास करना है। तो कोई भी कुछ भी बोलता है, हाँ, 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 हाँ। इसमें ना बहुत पूरे रात-दिन अपन लगे, कोई फ़ोन किया मेरे को आपसे बात करनी है, हाँ। चाहे वो कोई भी टाइम हो, दोपहर हो, रात हो, ऐसा लगता था बस अब ना तो बोलना ही नहीं है। तो इसमें एक चीज़ समझ आई, जो एक अपन बात सुनते रहते हैं ना, नहीं जितनी शरीर की लिमिट है उतना ही काम करो, ऐसे अति मत करो, थक जाओगी। पर यहाँ एकदम उल्टी घटना घटी। मतलब इतना ज़्यादा एक समय था ऐसा, जो कि पूरा टाइम लगता था कि हम किसी चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन थकान नहीं थी। मतलब बिल्कुल थकान नहीं होती थी। तब ये बात समझ में आई कि ये जो सदुपयोगिता है, ये सर्वशुभ में लगना है, ये सर्वशुभ में लगना मेरे अंदर क्या दे रहा है ना? मतलब मेरे को उसका क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर वो जो कल भैया का प्रश्न था, वो जब हम इसको ऐसा देख पाते हैं कि जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के बीच में दूरी नहीं है ज़्यादा। इसलिए वहाँ पर हम अनुभवगामी और अनुभव मूल्यक को नहीं सेट कर पाएँगे, है ना? अनुभवगामी के लिए हमको थोड़ा और स्टेप नीचे आना पड़ेगा, तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसकी बहुत सुंदर एक व्याख्या है कि जब हम अपने वैभव के लिए जब हम सोचते हैं, तो मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य में समाहित हो जाता है, और जब हम सार्वभौम व्यवस्था के लिए सोचते हैं, तो जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है। दोनों एक ही बात है ना? एक ही स्थिति है। लेकिन जब मैं अपने स्वराज्य के बारे में सोचती हूँ, अपने वैभव के बारे में सोचती हूँ, तो मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य में समाहित हो जाता है, और जब मैं सार्वभौम व्यवस्था के लिए सोचती हूँ, तो वही जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है ना? तो बात तो एक ही है दोनों। तो अनुभवगामी क्या है, उसको अपन आज देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर से, तो एक चीज़ जो मैं बता रही थी, शिष्टमूल। अब सहकारिता, सहभागिता ये करते-करते में ही इतना इतनी खुशहाली होने लग गई, इतना कुछ अपना एक संबंध का फैलाव होने लग गया कि वो ही अपने आप में विश्वास हो गया। मतलब मैं ये देख पाई कि परस्परता में जब हमारा अपना फैलाव हो जाता है संबंधों का, और संबंध में निर्वाह होने लगता है, तो यही तो विश्वास है। मतलब मैं अकेले में विश्वास लेके क्या करूँगी? तो सबके साथ जीना ही विश्वास है, ऐसा शायद मैं देख पाई, और परस्परता में मैं उस विश्वास को देख पाई। तो इस तरह से आज तक मैं देख रही हूँ कि वो बढ़ रहा है। अब आप सोचो कि आज मैं अगर ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ, है ना? मतलब मैं कभी भी इस तरह से, यहाँ तक कि मोबाइल भी मैं सिर्फ़ बात करने के लिए उपयोग कर पाती हूँ। जितना भी थोड़ा बहुत मैं सीखी हूँ, वो चानी बहन जी और शालू बहन जी मेरे को विद्यालय से संबंधित ही सिखाए हैं, है ना? लेकिन आज भी मैं इतनी विश्वासपूर्वक कैसे प्रस्तुत हूँ? क्योंकि मेरे पीछे इतने भाई-बहन लगे हुए हैं ना, है ना?
मतलब शीला दीदी वहां से मैसेज करती है कि दीदी को बोल दो 5 मिनट बचे हैं, है ना? और मैं अपने आप को समेटना शुरू करी। शालू बहन जी लगे ही रहते हैं मेरे साथ, साकेत बेटा जी लगे रहते हैं, सुरेंद्र पाल भैया जी ध्यान दिलाते हैं, हाँ दीदी ये ऐसा है, हाँ सब अशोक गोपाल सब लोग इतना कर रहे हैं, इतना लगे हुए हैं। यही तो विश्वास है। आज मैं आपके सामने विश्वास पूर्वक प्रस्तुत हूँ, उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। तो वो मेरे विश्वास का आधार है। ये पकड़ में आया धीरे धीरे। तो इनमें तो ये जो अनुभवगामी विधि है कि हम सर्व शुभ के लिए अपनी मानसिकता तैयार कर लें। अब यहाँ पर एक बात जो और मेरे को महत्वपूर्ण लगती है बतानी, कि कई बार हमको लगता है जब हम पूरा दर्शन पढ़ लेते हैं या शिविर करते हैं या बहुत कुछ सुन लेते हैं, तो अरे हम तो अभी नौकरी में लगे हुए हैं, अरे हम तो अभी व्यापार कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा, हमको ये नहीं पकड़ में आएगा। इसमें तो लिखा है कि नौकरी छोड़ो, व्यापार छोड़ो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार भी बाबा जी ने ये नहीं कहा है कि नौकरी छोड़ो, कि व्यापार छोड़ो। ठीक है? क्योंकि ये संक्रमण पीरियड है, हमको हर क्रम को देखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर जब एक बार बाबा जी से बात हुई थी, जब शिक्षक आते थे अपने यहाँ अभ्युदय संस्थान में, तो उन्होंने कहा कि हमको क्या फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी? और कई हमारे हमारे सब हम सब व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, तो कई हमारे भाई-बहन पूछते थे तो क्या व्यापार? कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे यात्रा शुरू होगी? तो बाबा जी ने कहा था कि अपने तन, मन, धन का सदुपयोग करना है, बस ये निर्णय ले लो। अपने तन, मन, धन का सदुपयोग करो। ठीक है? अब आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप जिस भी तरह से आप आज तक जीते आए हो और आपके परिवार को यदि उसकी आवश्यकता है, यदि सबकी सहमति ऐसी है तो कुछ नहीं छोड़ना है। खाली आपको अपनी मानसिकता में ये हमारे अंदर आने लग जाता है अगर हम इस बात को समझ पाते हैं कि तन, मन, धन का सदुपयोग करना है। तो तन, मन, धन का सदुपयोग किस चीज़ में करेंगे? तो सर्वशुभ के अर्थ में करेंगे। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। मतलब अगर हम बोले कि कैसे ये चीज़ की शुरुआत होगी, तो अभी मेरे को भली समझ नहीं है, मेरे आचरण में नहीं है, मानवत्व आचरण अभी नहीं है मेरे में। लेकिन अभ्यास अभ्यास से ही तो हम आज तक आगे बढ़े हैं, तो इसका भी एक अभ्यास है। तो क्यों ना अभ्यास किया जाए कि अपने तन, मन, धन का सदुपयोग करना है। इस बात के लिए ईमानदार हुआ जाए। अभी समझदारी नहीं है, पर अब कैसे करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप था, एक समय था जब हम भागीदारी करते थे। है ना? मतलब बस भागीदारी कर रहे हैं, वहाँ ज़िम्मेदारी भी नहीं है। तो कुछ काम कर दिए, कुछ काम नहीं किए, तो बोल दिए, "अरे! हमें मैं तो की थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ?" है ना? फिर कुछ कर दिए, फिर कुछ उसमें कमी रह गई, "नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती होगी।" ये भागीदारी वाली बात है, जहाँ पर ना तो ज़िम्मेदारी है, ना ईमानदारी है, ना समझदारी है। तो ऐसा तो हम सब जीते आए ही हैं। फिर धीरे से उसमें ज़िम्मेदारी जुड़ गई। तो ज़िम्मेदारी अब समझ में आया कि अच्छा हम ज़िम्मेदारी लेते हैं और आस-पास में सबसे मार्गदर्शन ले लेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। तो ज़िम्मेदारी पूर्वक काम करना शुरू कर दिए। अब धीरे-धीरे जैसे मैं अपनी यात्रा अभी की बता रही हूँ विद्यालय की कि हम भागीदारी कर रहे थे, फिर हम ज़िम्मेदारी ले लिए। अब ज़िम्मेदारी के बाद ईमानदारी, ज़िम्मेदारी से ईमानदारी की शिफ्टिंग हो रही है ना? कि भई मैं जो बच्चे को बोल रही हूँ वैसा मैं जी रही हूँ कि नहीं? मैं जो बच्चे को बोल रही हूँ वो मेरे में है कि नहीं? अब हमको उस ईमानदारी तक पहुँचना है। ईमानदारी आ जाएगी तो समझदारी तक पहुँच जाएँगे। यही तो पात्रता और क्षमता, पात्रता, योग्यता का विस्तार है। तो इस प्रकार से हम ईमानदारी पूर्वक रहें और अपने तन मन धन का सदुपयोग करें, ये हमारा अनुभवगामी जाने का पहला स्टेप है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। और जैसे ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते जाएँगे, है ना? यही तो मानवीयतापूर्ण आचरण है। अभी हम अभ्यास से कर रहे हैं। अभी हम अभ्यास से कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्या होता है फिर मूल्य समझ में आना, मूल्य से चरित्र में जाना, चरित्र से नैतिकता में जाना। तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता की जैसे-जैसे हमारे में समझ आएगी, हम ईमानदार भी होते जाएँगे। हम समय ज़िम्मेदार होते जाएँगे, ईमानदार होते जाएँगे और यही चीज़ें तो आगे जाके जीवन ज्ञान और सह-अस्तित्व दर्शन ज्ञान तक हमको लेके जाएगा। है ना? तो यही तो समझदारी है। तो ये अनुभवगामी है कि मैं भागीदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी की तरफ जाऊँ। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस साधन के साथ हूँ, तो उस साधन के साथ ही हम काम करें, वहाँ कम-ज़्यादा कुछ नहीं होता है। चाहे किसी के पास करोड़ हो, लाख हो, चाहे हज़ार हो, चाहे 100 हो, बात इसकी है ही नहीं। बात है मेरे अंदर क्या निर्णय हो रहा है कि मेरा तन, मन, धन सर्वशुभ में लग जाए। तो ये हम एक शुरुआत कर सकते हैं।
इनमें से सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को अब हम कैसे इसको समझेंगे शिक्षा व्यवस्था में, या हमने कैसे समझा और आगे हम कैसे इस बात को फैला पाएंगे। तो पहले तो हम स्वयं के लिए समझ रहे हैं अभी। इनमें से सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को 4 अवस्थाओं में और 4 पदों में अध्ययन करना बन पाता है ना? मतलब 4 अवस्थाओं में जो हम सब जानते ही हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, और वो जो चक्र है ना? प्राण पद, जीव पद, देव पद, दिव्य पद, है ना? इस प्रकार से जो एक पद है उस पद का अध्ययन करना बन पाता है। इसका मूल स्वरूप व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक-एक वस्तुओं का डूबा घिरा घिरा रहना ही है। यही सह अस्तित्व रूपी स्वरूप है। यह अपने में घटता बढ़ना होता ही नहीं है, फैलना सिकुड़ना होता ही नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। ये पूरा दर्शन का तात्विक भाग है ना? जो हम देख पा रहे हैं कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को 4 अवस्थाओं और 4 पदों में अध्ययन करना बन पाता है, क्योंकि इसका मूल स्वरूप है जो व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक-एक वस्तुओं का डूबा भीगा घिरा रहना ही है, और यही सह अस्तित्व रूपी नित्य स्वरूप है। यह अपने में घटना बढ़ना होता ही नहीं है, फैलना सिकुड़ना होता ही नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। क्योंकि जब तक ये निश्चितता नहीं आएगी तब तक उस बात की क्रम भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात है ना? मतलब जब हम सह अस्तित्व बोलते हैं तो जब हम अध्ययन करेंगे तो धीरे-धीरे हमको समझ में भी आएगा। अभी क्या होता है जब हम शुरुआत में हैं, तो सह अस्तित्व हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी देख पाते हैं, कि भई हम साथ मिल के जी रहे हैं, ये भी सह अस्तित्व है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समाज को देखते हैं तो सह अस्तित्व है। फिर हम प्रकृति को देखते हैं तो सह अस्तित्व है। ये सब हम सह अस्तित्व भाषा का ही उपयोग करते हैं, पर सह-अस्तित्व तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मूल सह-अस्तित्व क्या है ये समझ में नहीं आएगा, है ना? मतलब तो मूल सह-अस्तित्व क्या है? व्यापक और उसमें संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई। ये सह-अस्तित्व, ये अगर हम सह-अस्तित्व को मूल रूप में बोलेंगे तो ये है कि सह-अस्तित्व व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई। ये सह-अस्तित्व तक जब हम पहुँचेंगे तब आज हम जिस चीज़ को सह-अस्तित्व बोल रहे हैं उसको पूर्णता मिलेगी। तो उस समझ के साथ ही जब हम अस्तित्व मूलक आएँगे तो हम उस चीज़ का प्रमाण दे पाएँगे कि सह-अस्तित्व मूलक जीना क्या होता है। तो ये इस प्रकार से कि उसमें कोई घटना बढ़ना होता ही नहीं है और फैलना सिकुड़ना होता नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। इकाइयों की परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियों में हर इकाई में स्वभाव गति प्रमाणित होने की व्यवस्था है ही। क्योंकि हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन के फलन में निश्चित आचरण चरितार्थ होता हुआ समझ में आता है। ये लाइनें मेरे को बहुत जब आप लोग के ही लिए मैं बार-बार पढ़ी, तो मेरे ऊपर भी बहुत उपकार हो रहा है कि मेरे को भी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है ना? ये भी मेरे को आप लोग से कहना था। कि इतनी बढ़िया लगी ये बात, कि ये जो निश्चित अच्छी दूरी है, इकाइयों का स्वभाव गति में प्रमाणित होने की व्यवस्था है। क्योंकि क्योंकि वाली जो 2 लाइन है कि हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन के फलन में निश्चित आचरण चरितार्थ होना हुआ समझ में आता है। यहाँ पर ये समझ में आता है एक सुंदर बात जो अपन कल भी पढ़े थे कि जब हम चारों तरफ एक व्यवस्था को देखते हैं तो मेरे अंदर एक व्यवस्था का निश्चयन होता है, संकल्प होता है। तो जो हम रविकांत भैया जी जो क्लास लिए थे उसमें जो उन्होंने बात की थी कि परमाणु बनने से पहले भी अंश भले वो रैंडमली है लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए प्रवृत्त है वो, है ना? मतलब एक व्यवस्था के लिए प्रवृत्त होते हैं। एक तो वो स्टेप है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो परमाणु है, एक परमाणु अंश और दूसरा परमाणु अंश, वो भी अपने आप में, है ना? पहचानते हैं। एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन का काम हुआ। ये कैसे हम देख पाते हैं कि यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है ना? जैसे लोहे के परमाणु हैं, उसके जो अंश हैं, वो लोहे का ही आचरण करते हुए स्थिर है। मिट्टी के जो परमाणु वहाँ पर जो है अंश वो उसी का आचरण करते हुए निश्चित है। तो ये जिस-जिस जो-जो परमाणु है वो अपनी ही व्यवस्था में है।
तो ये जो अपनी-अपनी एक व्यवस्था में ही गठन पूर्णता का उदय हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ कोई ऐसा छीना-झपटी नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, तो हर कोई अपनी व्यवस्था में है, इसलिए आगे व्यवस्था और फलित प्रगटित होती जा रही है। तो निश्चित अच्छी दूरी का मतलब ये समझ में आता है कि स्वयं में व्यवस्था। जब हम स्वयं में व्यवस्था में होते हैं, तो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का मतलब ही इतना है कि हस्तक्षेप नहीं करना, है ना? हस्तक्षेप न होने से स्वभाव गति में ये सारी चीजें बहुत सुंदर सजी हुई है, जैसा हम देख पाते हैं। निश्चित आचरण का ही स्वभाव गति नाम है। अपने निश्चित आचरण के साथ, स्वभाव गति के साथ। इसीलिए स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही हर इकाई अथवा संपूर्ण इकाइयां त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ देखने समझने में आता है। मतलब यहाँ पर एक लाइन बोलना बहुत वो लगता है कि कई बार मानव जब हम बोलते हैं कि मुझे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी उनको अपील करती है, तो करने वाले भाग में हम ज़्यादा जाने लगते हैं, है ना? जैसे जब हम अनुभवगामी की जो बात कर रहे हैं, तो करने वाले भाग में बहुत ज़्यादा फैलने की बात नहीं है यहाँ। समझने वाला काम ज़्यादा हो, करने वाले बात बात बहुत है भी नहीं, है ना? तो करना नहीं है, समझना है चीज़ों को और देखना है और स्वयं के अध्ययन से भी यही स्थिति उद्घाटित होती है। इस अर्थ में विश्वास और जागृति निश्चित। मतलब जब हम चारों तरफ हर इकाई को, यहाँ तक कि जब हम देख रहे हैं परमाणु अंश को, फिर परमाणु अंश को, फिर परमाणु को, फिर परमाणु अंश को, फिर गठन पूर्णता को, फिर हम जागृति क्रम में हर हर मानव की अपनी-अपनी स्थितियों को और फिर जागृति को, अगर इन सब चीज़ों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना? तो यही तो निश्चयता है जो हमारे अंदर आती है और हम अपने क्रम को भी देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इस धरती पे दिख रही है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज अगर हम सब बोले, तो हमको विकास क्रम भी दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है, जागृति क्रम भी दिख रहा है और जागृत एक मानव भी साक्षात दिख रहा है। तो सब कुछ दिख रहा है, तो इससे एक निश्चितता आती है कि हाँ, हम भी जागृति निश्चित है। हम मानव की स्वभाव गति में ही अर्थात स्वभाव गति संपन्नता के उपरांत ही मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाभाविक बात है, मतलब स्वभाव रूप में होएगी। अभी हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसी स्वभाव गति जागृति के उपरांत ही होना पाया जाता है। मतलब अभी हमारे को प्रयास लगेगा, अभ्यास लगेगा, लेकिन वो जो सहज गति है वो जागृति के उपरांत ही होगी। जागृति तभी प्रमाणित होती है जब मानव समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी संपन्न हो जाता है। बढ़िया बात है ना? फलतः भागीदारी पूर्वक अपने महिमा यथा स्थिति को प्रमाणित करता है। दूसरे क्रम में यह भी समझ में आया कि मानव ही समझदार होने योग्य है। स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत ही स्वयं निश्चयता और स्थिरता के लिए ईमानदार हो पाता है। मतलब कितनी सुंदर बात है ये कि मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है, मानव ही समझ सकता है। तो ये जो चारों तरफ व्यवस्था है ना? इसको कौन समझेगा? तो मानव ही समझ सकता है और इस स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत, है ना? आज जब हम अध्ययन कर रहे हैं पर अंश का, परमाणु का, पर अनुरचना, अ, सभी भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और अब आज जीवन क्रिया भी, तो इन सब का अध्ययन करने से स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत ही स्वयं निश्चयता और स्थिरता के लिए ईमानदार हो पाता है। क्योंकि एक भरोसा आता है कि हाँ, ऐसा हुआ जा सकता है, तो बेईमान होने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में बेईमान होते कब है? जब हमारे को भरोसा नहीं होता है। यदि हमारे अंदर भरोसा आ जाएगा तो हर आदमी ईमानदार होना ही चाहता है, जिम्मेदार हो पाता है ना? क्योंकि हर व्यक्ति जिम्मेदार होना ही चाहता है। मतलब आज मैं एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। कल अपनी क्लास थी यहाँ, तो उसके थोड़ी देर पहले मैं अपने पोते के साथ यहाँ खेल रही थी इसी हॉल में। 2.5 साल का वो है, पर एक जो जिम्मेदार होने से जो एक अंग-आहार हो जाता है और एक कैसे होता है, हम यहाँ पर दौड़ रहे थे। कबीर बेटा जी दौड़ रहे थे, तो मैं बार-बार बोल रही थी, "कबीर बेटा जी आप तो बोर्ड को पकड़ लेते हो, दादी तो नहीं पकड़ पाती है।" फिर 3 राउंड हो गया, 4 राउंड हो गया, मैं हर राउंड में ये मेरे से बोल रही थी कि, "आप ये कर पाते हो, दादी तो नहीं कर पाती है।" "अरे वाह बेटा जी, आप कर पाए, दादी तो नहीं कर पाई।"
अब मुझे नहीं पता ये बच्चा तीसरे राउंड में एक जगह जाके रुक गया और बोला दादी आगे जाओ। मतलब इतना सुंदर अगर हमारे पास ये न्याय का याचक, न्याय प्रदायी क्षमता ये सब हमारे पास भाषा नहीं होती, समझ नहीं होती, मैं उस बच्चे का आकलन नहीं कर पाती, मैं उसका अध्ययन नहीं कर पाती। पर मैं कर पाई कि मैं बोली क्या बात है ये तो, ये चीज़ और विश्वास बढ़ाती है। फिर उतना ही नहीं हुआ, फिर थोड़ा आगे जाके जब सेकंड राउंड शुरू हो रहा था, तो रुक गया, है ना? और मेरे को बोला दादी आप कर पाओगे जाओ। मतलब 2.5 साल का बच्चा है और मैं आपको शब्द से ये बात बता रही हूँ उसकी, है ना? और इतना भी नहीं और आगे मैं जो उसको देख पाई कि मैं जब चली और बोर्ड को जब मैं छू ली हूँ तब वो बच्चा स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या ज़िम्मेदारी वहन की होगी उस समय, क्या उसने सोचा होगा, ये एक मेरे लिए शोध की बात हो गई, है ना? तो हर कोई ज़िम्मेदार होना ही चाहता है। फलस्वरूप भागीदारी पूर्वक प्रमाणित हो पाता है। इसलिए मानव को समझदार होना आवश्यक है। इसकी अपेक्षा अर्थात समझदारी की अपेक्षा सर्वमानव में होना पाया जाता है। बहुत सुंदर बात है ना? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सह-अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। इस बात का प्रतिपादन जिन्होंने किया है, वो श्रद्धेय श्री बाबा जी हम सबके बीच रहते हुए अपने आचरण के साथ हमको ये बात संप्रेषित करके गए हैं और जितने लोग इस बात को जितना समझ पा रहे हैं, वो अपने और भाई-बहनों को संप्रेषित करने में लगे हैं, है ना? तो कुल मिलाकर हम सब कहीं न कहीं हम सब के अंदर ये आश्वस्ति बिना अभी उस बात के अनुभव के भी आ गई है, क्योंकि धरती में वो घटना घट चुकी है। तो खूब बढ़िया से जैसे-जैसे हम अध्ययन करेंगे, ये बात और हमारी दृढ़ होती जाएगी। तो ये पाठ को अपन यहाँ पर पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पाठ है। अब उससे और अब हम धीरे-धीरे सिंधु से बिंदु की ओर जा रहे हैं ना और मतलब उसमें कि कहाँ हम बात है जो और भी टिकने की है, तो अनुभव और जागृति की स्थिरता और निश्चयता। वहाँ पर पूरे सहअस्तित्व के साथ थे हम, यहाँ पर हम अनुभव और जागृति, है ना? की स्थिरता और निश्चय को हम समझने की कोशिश करेंगे। निश्चयता स्थिरता सर्व मानव में चीर आकांक्षा के रूप में बनी ही है। स्वाभाविक रूप में अपन अपने आसपास अपने में ही देख पाते हैं, आसपास में भी। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। यह सर्व मानव में सर्वेक्षण पूर्वक विदित होना तथ्य है। मतलब सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। यह सर्व मानव में सर्वेक्षण पूर्वक विदित होना तथ्य है। ये जो हम चीर आकांक्षा की बात कर रहे हैं और ये जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व है, जिसको हम ज्ञान और स्वीकृति का आधार मानते हैं, है ना? कि समझना क्या है? तो इसी को समझना है। जब भी हम समझने की बात करेंगे तो क्या समझेंगे? जड़ चैतन्य को समझेंगे, व्यापक को समझेंगे और स्वीकृति का आधार है। और ये तो ठीक बात है कि हम निश्चयता स्थिरता को ही चाहते हैं। आज आप किसी से भी पूछोगे जब तक हमको समझ नहीं है तभी भी हम मकान बनाते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये लंबा चले, है ना? हम कोई भी काम करते हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे मरना नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम कहीं न कहीं निश्चितता और स्थिरता को ही चाहते हैं और ये हर मानव में अपन सर्वेक्षण द्वारा देख भी सकते हैं। स्वयं को जाँचने से भी यही स्पष्ट होता है। हम सब स्थिरता व निश्चयता को ही स्वीकार करते रहे हैं। इस दर्शन की जो सबसे सुंदर बात है कि वो यही है कि वो मानव सहज है, अस्तित्व सहज है। मतलब ये बात आप इसलिए सर्वेक्षण कर पाते हो क्योंकि वो निहित है। मतलब आप सर्वेक्षण में क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो चूँकि उसमें वो बात निहित है तो वहाँ से आंसर आ जाता है। तो जो है वो उसका प्रकाशन हो जाता है। न कि अस्थिरता और अनिश्चयता को। स्थिरता के सहज आधार पर ही निश्चयता का होना स्वाभाविक है। ठीक बात है ना? स्थिरता के सहज आधार पर कि कोई चीज स्थिर है, इस बात पर ही हम निश्चित हो पाते हैं, है ना? तो इसलिए जैसे निश्चित आचरण हम कब हो पाते हैं? क्योंकि वो अपने आचरण में स्थिर है। वहां पर कुछ वो नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है।
कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम निश्चित हो पाते हैं। तो निश्चित आचरण का जब हम बात करते हैं तो वो एक स्थिरता की उसमें ही उसकी बात हो पाती है। विकास सहज निश्चयता सर्व मानव में जीवन क्रिया के रूप में प्रमाणित है। विकास सहज निश्चयता, जिसको हम गठनपूर्ण परमाणु बोल रहे हैं, वो सर्व मानव में जीवन क्रिया के रूप में प्रमाणित है ना? अब हम बोल दिए कि गठनपूर्ण परमाणु है और उसमें इतनी इतनी क्रिया होती है, तो अब इसका प्रमाण, तो प्रमाण है जीवन क्रिया है। तो हर बात का प्रमाण भी है, हम देख पाते हैं। जीवन की 5 क्रियाएं स्थिति के रूप में और 5 गति क्रिया के रूप में सर्व मानव में अध्ययन होना स्वाभाविक है। और इसका भी हम वो कर सकते हैं कि 5 क्रियाएं स्थिति के रूप में और 5 गति क्रिया के रूप में सर्व मानव में अध्ययन होना स्वाभाविक है। अध्ययन करने वाला भी मानव ही है। अध्ययन के उपरांत प्रमाणित करने वाला भी मानव है। प्रमाणित रूप में जीने वाला भी मानव ही है। मतलब इन सब चीजों को जब भी ये सब चीजें जब शिविर में होती है, बात करते हैं, जब हम जांचने की अपन बात करते हैं, जैसे चाहे मैं जब समझी या हम समझा पा रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें, चूंकि ये मानव सहज है ना, इसलिए उसके लिए जांचना सबके लिए बहुत कोई रहस्यमय नहीं होता है। वो उसको जांच पाते हैं कि हाँ मेरी जीवन क्रिया, हाँ मैं सोचता भी हूँ, हाँ मेरे में आस्वादन हो रहा है, हाँ मैं चयन करता हूँ, है ना, हाँ मेरे में तुलन तो होता है। जब हम उसको इस शब्द के साथ, इस अर्थ के साथ संप्रेषित करने जाते हैं, तो वो जो अपने अंदर का उनका फैलाव रहता है, वो धीरे 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 सुव्यवस्थित होने लग जाता है। और वो सटीकता से हम ये कह पाते हैं कि अच्छा ये आस्वादन है, अच्छा ये चयन है, ये तुलन है, ये विश्लेषण है ना? तो इस प्रकार से हर मानव, प्रत्येक मानव इसका अध्ययन कर पाता है। और जितना वो समझ पाता है उतना वो प्रमाणित भी कर पाते हैं, जी पाता है ना? तो ये हम अनुभवगामी स्थिति में, अभी की परंपरा, अभी की स्थिति में हम इन सब चीजों को देख ही पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और हो रहा है। जीवन क्रिया सर्व मानव में गति के रूप में, तो अब कैसे है जीवन क्रिया गति के रूप में? चयन, मन में चयन, है ना, वृत्ति विश्लेषण, फिर इच्छा, फिर संकल्प और प्रमाण के रूप में होना पाया जाता है। तो इसे परावर्तन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रकाशित क्या चीज होगी? जो गति है, गति प्रकाशित होगी, और उसी को परावर्तन भी कहते हैं हम, है ना? इसी के साथ 5 स्थिति, 5 क्रियाएं, आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव क्रिया के रूप में पाया जाता है। मतलब जो एक प्रत्यावर्तन की क्रिया होती है कि जब हम कोई चीज को समझते हैं, है ना, तो वो चीज फिर समझ के समझाने और जीने में परावर्तित होती है। तो इस प्रकार से 5 बल और 5 शक्ति की बात, और साधन क्रिया की क्लास में जीवन क्रियाओं को बहुत अच्छे किया था, है ना? उसको हम एक बार वापस देख सकते हैं, इस अध्याय के उसमें रखते हुए आप एक बार वापस उन सारी क्रियाओं को बहुत अच्छे से एक बार रिपीट कर सकते हैं। तभी मानव परंपरा अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना पाया जाता है। जीवन की 5 स्थिति क्रियाओं को बल के रूप में तथा 5 गति क्रियाओं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब अपन ये जो स्थिति और गति की बात करते हैं, तो ये वही बात हो गई कि जब जैसे मैं अभी थोड़े देर पहले आपको बताई कि जैसे हम शिष्ट बोलते हैं, शिष्ट मूल्य, तो शिष्ट मूल्य प्रकाशित होता है, पर शिष्ट मूल्य प्रकाशित होकर उसकी निरंतरता तभी होती है, तो वो क्या करता है? स्थापित मूल्य का प्रमाण है ना? मतलब तो मेरे अंदर कोई मूल्य स्थापित है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। जब शिष्ट शिष्ट मूल्य आपके निरंतर है, तो शिष्ट मूल्य से हम आदमी के बहुत बढ़िया से ये हमारे को समझ में आता है कि स्थापित होने के कारण ही ये शिष्टता है। तो दिखेगा क्या? शिष्टता दिखेगी, शिष्ट मूल्य दिखेगा, और वही मानवीयतापूर्ण आचरण है ना? मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण जो दिखेगा वो क्या होगा? शिष्ट मूल्य के आधार पे दिखेगा, और वस्तु में उपयोगिता मूल्य के आधार पे। यदि उपयोगिता मूल्य दिख रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर मूल्य स्थापित हुआ है। सदुपयोग, किसी भी वस्तु का उपयोग सदुपयोग दिखता है तो उपयोगिता मूल्य स्थापित है, ऐसा हम देख पाते हैं। तो ये एक बात है।
जागृत जीवन द्वारा संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम। ये जो हम पूरे अभी लाइन पढ़ रहे हैं, चूंकि ये पूरा अनुभव मूलक है ना, लेकिन आप इसको पढ़ते पढ़ते ही अपने क्रम बना सकते हैं, है ना। मतलब ये है जो जागृत मानव का जिस तरह से पूरी क्रियाएं चल रही है, पर अब मुझे चलना कैसे है, तो हम इसके लिए अभ्यास के लिए अपना क्रम बना सकते हैं, है ना। जैसे जागृत जीवन द्वारा संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम आशा, सुख से जीने की आशा, है ना, यह पहली जीवन शक्ति है। ठीक है। अब ये जागृत जीवन की बात हो रही है कि संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे कि अभी जैसे हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अभी उस बच्चे को प्रयोजन नहीं पता चलेगा। अभी भाषा रूप में बात हो रही है, प्रयोजन पता नहीं चलेगा, संबंध भी अभी पूरा पता नहीं चलेगा बच्चे को। तो संबंध कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या शुरू करते हैं, संबोधन। संबोधन से शुरू करते हैं, पर संबोधन कराने वाले को, अध्यापक को ये पता होता है कि ये संबोधन क्यों, है ना। ये सिर्फ जी लगाना, आप लगाना, भाई जी बोलना, बहन जी बोलना, माता जी, ये नहीं है ना। ये इसका आधार है, इसके बाद हमको कहाँ पहुंचाना है, ये अध्यापक को पता होता है। तो संबोधन से हम संबंध की पहचान तक अपन लेके जाते हैं। संबंध की पहचान होने पर ही उसमें निहित मूल्य हम देख पाते हैं और उसका निर्वाह कर पाते हैं, है ना। और आगे जाकर आगे जाकर ये समझ में आता है कि अच्छा, इसका प्रयोजन क्या। तो ये एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन अनुभवगामी में हम इसके लिए क्रम बना सकते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो पहली जीवन शक्ति। दूसरा, आशा के अनुरूप, अर्थात जागृत जीवन सहज आशाओं के आधार पर विश्लेषण संपन्न होना ही विचार है। ठीक है ना। अब जिस हम संबंध की बात कर रहे हैं, निर्वाह की बात कर रहे हैं, प्रयोजन की बात कर रहे हैं, उसका हमने चयन किया, और उस चयन के अनुरूप अगर मेरा विश्लेषण होता है ना, तो उसके अनुरूप विश्लेषण होना, ये जागृत मानव की बात है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि जो मैं कर रही हूँ, संबोधन है, सहयोग है, ये इसके ही आधार पर मैं और आगे बढ़ने के लिए मेरा विश्लेषण हो, तो उसको हम ऐसे सजा सकते हैं। तीसरा, जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है ना। जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। इस पूरे पैराग्राफ से ये भी लग रहा है कि हम एक अनुकरण अनुसरण वाले भाग में भी इस बात को बहुत अच्छे से अपने में लागू कर सकते हैं, है ना। कि जो बात यहाँ पर अनुभव मूलक आ रही है, अनुभव संपन्नता के साथ आ रही है, हम उसको उसके अनुकरण अनुसरण के आधार पर अपना डिजाइन बना सकते हैं। जिसके लिए मैं स्पष्ट हूँ कि अभी मैं अनुभव संपन्न नहीं हूँ, पर मुझे वहां तक पहुंचना है, तो हम इसी तरह से अपनी आशा, विचार, इच्छा को सजा सकते हैं। तो जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। चौथा, जागृत जीवन के न्याय, धर्म, सत्यता को प्रयोजित और व्यवहारित करने का नाम वितंभरा। पांचवा, अनुभव सहज प्रमाणों का प्रामाणिकता नाम है। इस प्रकार 5 शक्तियों का होना मानव को समझ में आता है, इसी प्रकार 5 बलों की भी प्रामाणिकता है। तो अपन अपनी जो हमारी जीवन क्रियाएं हैं, है ना, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, अभी अगर हम इतने को भी ले लें, तो इतने भाग में यदि हम इस पूरी बात का जो भी हमको मानवीयतापूर्ण आचरण, अभी अगर हम सिर्फ मानवीयतापूर्ण आचरण को अपना नेक्स्ट स्टेप बनाए, और उसके आधार पर सर्व शुभ के लिए अगर मैं अपने चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण, इस भाग पे यदि हम काम करना, अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आता है कि वो जो चित्रण है वो सह अस्तित्व से भर जाता है ना। मतलब अब वो चित्रण, इसको मैं एक जो 5वीं तक का जो पाठ्यक्रम है उसकी एक बात क्रम बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि कैसे चित्रण अभ्यास पूर्वक सह अस्तित्व का चित्रण हमारे अंदर चित्रित हो सकता है। बच्चे को जैसा बताया जाता है, प्री प्राइमरी में है कि हम खाली संबोध, बच्चा बस बोलना आ जाए उसे, उसको समझाया नहीं जाता है प्री प्राइमरी में, है ना। अब क्लास 1 से जो बात शुरू होती है, अब वहां पर कि माँ जो सेवा कर रही है, सहयोग कर रही है ना, तो
क्यों यहाँ पर माँ क्यों, ये समझ में आता है। व्यवस्था के अर्थ में माँ क्यों, व्यवस्था के अर्थ में पिता क्यों, व्यवस्था के अर्थ में गुरु क्यों, है ना? तो अब क्या हो रहा है, एक बच्चे को ये दिख रहा है कि मेरे होने रहने में माँ का क्या वो है ना, भूमिका है, पिता की क्या भूमिका है, भाई बहन की क्या भूमिका है, गुरु की क्या भूमिका है, क्योंकि वो उस समय ग्रो कर रहा है ना, उस समय वो समझदार नहीं हुआ है। अब वो उस भूमिका को देख पा रहा है कि अच्छा, तो फिर अच्छा मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की क्या भूमिका है ना? तो ये भी बच्चा देख पाता है, क्योंकि 1 वर्ष मतलब पूरे 8 वर्ष तक करीब-करीब भाषा रूप में तो वही जाता है ना? अब अपने बच्चे का अपना संस्कार है, बच्चे का अपना वातावरण है कि वो कितना उसके अंदर वो चीज़ स्थापित हो पाती है। पर भाषा रूप में तो यही चीज़ जा रही है। अब जा रहा है कि प्रकृति से उसे क्या मिल रहा है? तो ये जो सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जाती है, तो एक समय उसके चित्रण में वो सह-अस्तित्व ही चित्रित होता है। सह-अस्तित्व का अर्थ ही ये है कि सबके होने रहने में मैं अपने होने रहने को देख पाऊँ। तो इस बात को जब वो चित्रण बन जाता है, तो अगर 5वीं तक ये चित्रण बन जाता है, अगर आज की स्थिति में हम देखें, तो शायद अभी हमको 8वीं तक बोलना ठीक रहेगा ये बात, कि और हमको अगर 3 साल मिलते हैं इस चीज़ के, तो और अच्छे से चित्रित होगा। तो जो बच्चे और 8वीं तक हैं और आगे जाएँगे तब तो और अच्छा है। तो ये बात बहुत बढ़िया से हो सकती है। अब क्या होगा? अब उनका विश्लेषण भी वही होगा। अब उसकी इच्छा भी वही होगी, क्योंकि हमने तो उसकी कल्पनाशीलता को वास्तविकता, यथार्थता से जोड़ना शुरू कर दिया है, भले भाषा रूप में। अब वो उस भाषा से, शब्द से अर्थ की ओर जाएगा। अब अर्थ से जब वास्तविकता को देखने जाएगा, तो वही तो वास्तविकता है। आज देखा जाए तो वही तो वास्तविकता है कि हाँ भाई, माता-पिता ने भी ये किया, इन्होंने ये किया, यही तो वास्तविकता है, जिसको हम देख पाएँगे और ऐसे करके हम एक सत्यता तक पहुँच जाएँगे। तो ये एक बात थी, जो बहुत अच्छा, इसके लिए बार-बार चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो भाई-बहन लिखे हैं हमारे, है ना? मतलब ये बात मैं आज भी हमारी सारी बहनें हर बार इस बात के लिए सोचती हैं कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की 1ली से 5वीं तक की पुस्तक, अगर आप लोग वो पढ़ के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा दर्शन भाषा रूप में एक बच्चे की उम्र के अनुसार कैसे जा सकता है, उसको इतना सुंदर लिखा गया है। तो वो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसमें एक ये भी सूचना साथ में, अगर किसी को विद्यालय की थोड़ी भी ऐसा लगता है कि से वो है, आपके पास अनुकूलता है, आप सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक और संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण, ये 4 जो बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया है, इसकी बहुत बढ़िया तैयारी विद्यालय के सेटअप में सभी बहनों ने कर रखी है। तो उसके लिए हम सब हमेशा आप लोग के सहयोगी होना चाहेंगे, है ना? और वो बुक का भी अध्ययन अभी हमारे अभिभावक कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया उसका रिज़ल्ट है। तो ये बात है। अब हम उसकी 5 बलों की भी प्रामाणिकता है, इस बात को देखते हैं। जागृत जीवन में अनुभव एवं उसकी निरंतरता क्रिया का नाम आत्मा। जागृत जीवन में अनुभव एवं उसकी निरंतरता, ये जो क्रिया हो रही है, ये है आत्मा। अनुभव के यथावत बोध करने वाली, पूर्णतया स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है बुद्धि, है ना? एक तो है कि अनुभव हो गया, अब उस अनुभव को बोध करना और स्वीकारना, तो स्वीकारने वाली जो क्रिया है वो है बुद्धि। कैसे वो चीज अनुभव मूलक में भी वो चीज कैसे बहेगी, कैसे फलित होगी, और हर क्रिया का क्या उसमें रोल है। मतलब यहाँ पर भी अब जैसा कल कई मुद्दों में ये बात हुई, यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आप मन का अवमूल्यन नहीं कर सकते, है ना? यहाँ पर आप आत्मा का अधिमूल्यन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सह अस्तित्व में ही सच के प्रमाणित होंगे। अपने आप में आत्मा भी कुछ नहीं है और अपने आप में मन भी कुछ नहीं है। इसको हम देख पाए कि इस 5 जो पॉइंट है, इसमें आप इतने सुंदर से हर पॉइंट में एक-एक चीज़ जो जुड़ रही है, उसको आप देखना कि वो चीज़, जो चीज़ मन में हो रही है वो वृत्ति नहीं कर सकती, जो वृत्ति में हो रही है वो चित्त नहीं कर सकता, जो चित्त में हो रही है वो बुद्धि नहीं कर सकता। लेकिन जो मतलब जो चीज़ जहाँ है वो वहीं है, वो उसी की प्रॉपर्टी है। ये बहुत सुंदर बात अपन इसमें देख सकते हैं। कि अनुभव के यथावत बोध करने वाली, अर्थात पूर्णतया स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है बुद्धि। तो एक अनुभव हुआ, उसकी निरंतरता हुई। अब उस अनुभव को स्वीकार किया बुद्धि ने, है ना? अब उस बुद्धि ने जो स्वीकार किया,
तो अनुभव न्याय धर्म सत्य को स्वीकार करने की निरंतरता को बनाए रखने वाली जो क्रिया है उसका नाम चिंतन है ना? मतलब बोध हुआ, स्वीकार हुआ, अब उस स्वीकार्यता को निरंतर बनाए रखने का जो काम है वो कर रहा है चिंतन। वो चिंतन की क्रिया है कि हर समय वो निरंतर उसको बनाए हुए है। साक्षात्कार किया गया न्याय धर्म सत्य को अनुभव मूलक विधि से तुलन करने वाली क्रिया का नाम है वृत्ति। जो अनुभव बोध ने स्वीकार किया और चित्त में उसकी निरंतरता बनी, अब उस चिंतन के आधार पर हम जो तुलन कर रहे हैं, है ना? अब उस न्याय धर्म सत्य के लिए उसको जो हम तुलन कर रहे हैं वो काम है वृत्ति में होने वाला। और जब तुलन के अनुसार अब आप देखिए कि जो मूल्य चरित्र नैतिकता का जो प्रकाशन होगा, है ना? पर उसकी जो वो सारी चीज कैसे यहाँ तक पहुंची, क्योंकि तुलन हुआ, अनुभव को स्वीकारा गया, अनुभव की निरंतरता और फिर उसके न्याय धर्म सत्य के आधार पे तुलन। अब तुलन के अनुसार संपूर्ण मूल्य चरित्र नैतिकता की अपेक्षा अथवा आस्वादन करने वाली क्रिया का नाम है मन। तो ये इस प्रकार से ये सारे बल और उसके बाद वो गति, इस तरह से हम, तो जब हम प्रकाशित होते हैं तो अब अपन देख पाते हैं कि जिसको हम बोलते हैं मन, है ना? अभी हमारा मन किन आस्वादन चैन में लगा हुआ है ना? और यहाँ किस आस्वादन चैन की बात हो रही है जब हम अनुभव मूलक पढ़ रहे हैं। अब आप इसी को अनुभवगामी कर लीजिए, ठीक है ना? जैसे अपन बार-बार बात कर रहे हैं कि आप मूल आचरण को अभी केंद्र मानवीयता पूर्ण आचरण। तो इसमें वही बात है कि मन में अब मूल्य चरित्र नैतिकता की जो भी परिभाषा, जो भी व्याख्या दर्शन में दी गई है, आप उसके अनुसार अब आस्वादन चयन में लग जाइए। उस आस्वादन चयन से क्या होगा? तुलन में वो काम होने लगेगा। तुलन से चित्रण बनेगा, तो ये सारा जो क्रम है, अगर मेरे चित्रण में सह अस्तित्व स्थापित हो जाता है, तो जो सबसे पहले साक्षात्कार होगा वो कृतज्ञता मूल्य का होगा, है ना? तो कृतज्ञता मूल्य से ही तो सह अस्तित्व प्रकाशित होगा ना। अगर मैं मेरे होने रहने में मैं अपने होने रहने को देख पाई, अगर मैं उसको समझ पाई, तो इसका प्रकाशन कैसे होगा? कृतज्ञता से होगा। तो निश्चित ही सबसे पहला साक्षात्कार जो मूल्य होगा वो कृतज्ञता का होगा। और यदि कृतज्ञता मूल्य का साक्षात्कार हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बात दर्शन में है कि बाबा जी ने जो भी क्रम बनाए हैं किसी भी चीज के, है ना? चाहे मानव, देव मानव, दिव्य मानव, है ना? मतलब हर चीज ना क्रम से अपने आप उपलब्धि है ये सारी, कि अगर कृतज्ञता मूल्य का साक्षात्कार हो गया तो आप देखना पीछे पीछे सारे मूल्य हैं फिर। बस एक बार कोई चीज का प्रसव होने की बात है, फिर उसके बाद फिर कहीं रुकती नहीं है गाड़ी। तो सारा पुरुषार्थ हमारा चित्रण तक है ना? अगर मेरे चित्रण तक के अभ्यास में सह-अस्तित्व आ गया और मैं अभ्यास पूर्वक मानवीयता पूर्वक आचरण में जीने लग गई, तो यही मेरा अभ्यास मेरा स्वत्व बन जाएगा। ये बीच में जो घटना घटेगी उस समय इस तरह से सहज रूप में हो जाएगा, है ना? मतलब ऐसा मैं मुझे लगता है। एक बात यहाँ पर ध्यान आती है, बाबा जी से बात हो रही थी कि बाबा जी को बाबा जी हमको बोले कि जो मेहनत आप लोग मन वृत्ति चित्त में कर रहे हो, है ना? इस चीज को पाने के लिए उतनी मेहनत मैंने अ, उसमें ऊपर की 3 क्रियाओं में की थी आप तक पहुंचाने के लिए। अ, पकड़ा पा रही हूँ अपनी बात? उन्होंने कहा कि आपको नीचे की क्रियाओं में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मतलब हम सबको पुरुषार्थ किस चीज के लिए करना है? चित्रण में सह अस्तित्व स्थापित हो जाए, है ना? इस चीज के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये हमारा पुरुषार्थ है जिसमें हमको समय लग रहा है। तो बाबा जी को समय किस चीज में लगा? जो अनुभव हुआ उसको संसार को जब मुझे देना है, तो अनुभव से बोध, बोध से चिंतन तक आने में उनको उतना ही समय लगा और चित्रण बन के फिर ये चीजें बहुत स्वयंस्फूर्त ललित हो गई। तो बोले कि हमको भी उतना ही समय लगा है, तुमको भी उतना ही समय लगेगा। ये एक बात उनके साथ हुई थी। और इसी के साथ, हालाँकि इससे बहुत वो नहीं हो रहा है, पर फिर भी मेरे को एक बात याद आ रही है
अपना कभी-कभी वो चीज़ में सच में लगता है कि हमारी कल्पनाएँ कहाँ-कहाँ दौड़ती रहती है। जब बाबा जी को पहले सुनते थे ना, तो बार-बार बाबा जी बोलते थे कि मेरे को प्रकृति खुल के दिखी, एक-एक परमाणु लाइन में दिखा, ऐसा दिखा। तो प्रकृति खुल के दिखी बोलने से ना तो आप मानेंगे नहीं, मेरे अंदर ना ऐसी कल्पना आती थी कि किसी दिन कुछ खुल जाएगा और मेरे को दिखेगा। पता है एक जो बचपना बुद्धि भी बोल सकते हैं इसको, तो वही कल्पना चलती थी कि खुल के दिख जाएगा, प्रकृति दिखेगी, परमाणु दिखेगा, है ना? तो एक दिन बाबा जी से ऐसे पूछ भी लिए हम तो कि बाबा जी क्या हमको भी ऐसे ही प्रकृति खुल के दिखेगी? मतलब प्रकृति खुल के दिखेगी उसमें मेरी कल्पना कुछ और थी और मैं कि ऐसे ही खुल के दिखेगी? तो क्या हम भी प्रकृति से ही समझेंगे? तो बाबा जी बोले हाँ, आप लोग भी प्रकृति से ही समझोगे और आप लोग प्रकृति से ही तो समझ रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी तो एक प्रकृति हूँ और आप लोग मेरे से समझ रहे हो। मतलब उस दिन पहली बार मैं अगर सही बोलूँ तो वो जो एक मानव प्रकृति से अलग है, ये जो पता नहीं कहाँ से घुस जाता है, वो अपने जगह पे आके मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और यदि हम बाबा जी से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रकृति से ही समझ रहे हैं। तो ये एक बात बहुत अच्छी उस समय पकड़ में आई थी। तो आगे बढ़ते हैं। समय का थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ मैं, थोड़ा आगे-पीछे होएगा लग रहा है। जागृत मानव में इस प्रकार 5 बल एवं 5 शक्तियों का स्पष्टीकरण जीवन में होने वाली क्रिया के रूप में है। जागृत मानव में प्रमाण अथवा संपूर्ण प्रमाण सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव का ही प्रकाश है। अनुभव के प्रकाश में प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु समाहित रहता ही नहीं है। इसलिए प्रमाणों को परम, पावन, पूर्ण नामों से भी इंगित करते हैं, है ना? जिसको हम प्रमाण बोल रहे हैं, जैसे हम परम, पावन, पूर्ण नामों से भी इंगित करते हैं। अब इसमें आप मूल्य देख ही पाते हो, जैसे अनन्यता का है, पूर्ण मूल्य है, जिसको हम देखते हैं जो हमको व्यापक, सह-अस्तित्व, ये सारी चीज़ें, तो जिसका प्रमाण दिख रहा है, ये सब परम, पूर्ण और पावन नाम से इंगित होते हैं। दूसरे क्रम में अनुभव प्रमाणों की परम स्वीकृति अनुभव प्रमाणों की परम स्वीकृति संकल्पों में, संकल्प का चित्रण इच्छाओं में, इच्छाओं का विश्लेषण विचारों में, ऐसे विचारों का आस्वादन मूलक विधि से चयन क्रिया आशाओं में संपादित होना समझ में आता है। जैसा अपन एक फ्लो देखे ही है, उसको आप इसमें जोड़ भी सकते हो। अनुभव मूलक विधि से ये सभी 10 क्रियाओं में निश्चयता स्पष्ट होती है। अगर हम ऐसा देख पाते हैं तो हर मानव इस निश्चयता को देख सकेगा। जीवन ज्ञान संपन्नता विधा में यह अध्ययन अध्ययन गम्य वस्तु है। हम्म? जीवन ज्ञान संपन्नता विधा में यह अध्ययन गम्य वस्तु है। तो अगर मुझे जीवन ज्ञान होगा तो कैसे होगा? तो इसी अध्ययन से होगा। ये जो अपन बात कर रहे हैं कि हम इन क्रियाओं को देख पाए, इन क्रियाओं के क्रम को देख पाए, इन क्रियाओं के अपनी भूमिका को देख पाए, तो यही तो जीवन ज्ञान की बात है, यही तो अध्ययन की वस्तु है। स्थिति क्रियाएं अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना। स्थिति क्रियाएं अनुभवगामी अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना और अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना सार्थक है ना? मतलब अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना पर प्रमाणित कैसे होगा? तो अनुभव मूलक विधि से ये प्रमाणित होना सार्थक है। मानव परंपरा में से के लिए तीसरा कोई सार्थक प्रक्रिया विधि अस्तित्व में नहीं है। मतलब आज की तारीख में अगर हम बोले तो इससे सार्थक विधि मानव के अध्ययन के लिए नहीं है। मानव सहज विधि से आवश्यकता के आधार पर यही परम होना पाया जाता है। मानव लक्ष्य ही परम आवश्यकता के रूप में पहचानने में आता है, समझ में आता है, फलतः मानव सचेष्ट होता हुआ भी देखने को मिलता है। मतलब मानव लक्ष्य ही परम आवश्यकता के रूप में पहचानने को आता है, समझ में आता है, इसीलिए फलतः मानव सचेष्ट मतलब हम सब आज क्यों चेष्टा कर रहे हैं, है ना? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें हमको पहचानने में आ रही है। तो जहाँ भी ये चीज जा रही है, जिसके साथ भी हम ये बात कर रहे हैं, जिसको भी हम ये समझा रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं कि हर कोई इसके लिए सचेष्ट हो रहा है। तो ये भी एक सर्वेक्षण है जिससे भी हमको निश्चयता, है ना? ये सारी चीजें हमारे अंदर एक निश्चयता, स्थिरता लेके आएगी। मानव लक्ष्य मतलब अनुभव के लिए और जागृति के लिए।
मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। यह अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाणित होना पाया जाता है। जब भी हम प्रमाणित होने की बात बोलते हैं तो ये अनुभव मूलक ही होगा, है ना। अभी हम हर चीज हम करेंगे, लेकिन हम ये अभी जब तक वो निरंतरता ही एक्चुअल में प्रमाण होगा, है ना। अनुभव जीवन सहज प्रमाण एवं वैभव क्रिया है। अनुभव जीवन सहज प्रमाण एवं वैभव क्रिया है। इसके आधार पर ही प्रमाण परंपरा मानव कुल में चरितार्थ होना समीचीन है। इसी क्रम में हमें निश्चयता को प्रमाणित करने का सौभाग्य स्पष्ट हो जाता है। यह हर नर नारी के लिए समीचीन है। तो इसी क्रम में हमें निश्चयता को प्रमाणित करने का सौभाग्य स्पष्ट हो जाता है। जो हम सबसे पहली लाइन पढ़े थे कि चीर आकांक्षा है ना। हमारे अंदर निश्चयता और स्थिरता की जो चीर आकांक्षा है, अगर हम इस सब मतलब अस्तित्व दर्शन ज्ञान करते हैं, जीवन ज्ञान की तरफ जाते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो ये प्रमाणित करने का सौभाग्य हमको स्पष्ट हो जाता है। और ये हर नर नारी के लिए समीचीन है। अनुभव ही जागृत और जीवन की परम अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। मतलब उससे ज्यादा कुछ और प्रकाशित है नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। अनुभव ही जागृति और जीवन की परम अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। परम का तात्पर्य उससे ज्यादा और कुछ है नहीं। अनुभव से ज्यादा होता नहीं, उससे कम में जीवन अधूरा ही रहता है। जीवन उससे कम में अधूरा ही रहता है। अनुभव पूर्वक मतलब जब तक हम उस पूर्णता को पा नहीं जाएंगे, तब तक एक हम अपने आप में ही हमको पता रहेगा और हम उस और गतित ही रहेंगे। तो उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। अनुभव पूर्वक जीवन में तृप्ति होना पाया जाता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परंपरा में समाधान, समृद्धि, अभय के आधार पर सुख, शांति, संतोष के रूप में पहचानना होता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परंपरा में समाधान, समृद्धि, अभय और सुख, शांति, संतोष के रूप में पहचानना होता है। सह अस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनंद है ना। अपन जो बात किए थे कि आत्मा में अनुभव और उसकी निरंतरता, तो ये आनंद की स्थिति है ना। अब उसका जो बुद्धि, चित्त, वृत्ति, उसमें जो है वो क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय और सुख, शांति, संतोष के रूप में उसका प्रकाशन है। इनका अर्थात मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है। जैसे अपन के सह अस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनंद है। इसका प्रमाण मानव परंपरा में से के लिए परम है। इनका अर्थात मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है, यही न्याय सुरक्षा व्यवस्था है ना। मतलब मानव परंपरा में से के लिए परम है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि समाधान, समृद्धि, सहअस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभयता, सुख, शांति, संतोष के साथ यदि हम प्रकाशित होते हैं, तो इस प्रकार से मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है, यही न्याय सुरक्षा व्यवस्था है। तो न्याय सुरक्षा विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। मतलब यहाँ पर अब ये अपन जो न्याय सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जो समझ को देख पाना, अभी हम क्या होता है कि अभी हम करने और उसको देख पाते हैं, पर जो समझ को देख पाएंगे तो एक्चुअल में यही हमारी आज पूरी समझ नहीं है। फिर भी जैसे न्याय की याचना, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्यवक्ता, अगर इतनी बात भी सूचना के रूप में भी अगर हमको मिली हुई है, तो हम देख पाते हैं कि हम बच्चों के लिए तो हम वो उस बात की सुरक्षा कर ही पाते हैं कि बच्चे को जो उसका उसके साथ वो न्याय हो पाए, है ना। और उसके अंदर वो आश्वस्ति आ पाए। तो इसका अपन वो देख इसकी एक झलक यहाँ देख पाते हैं, जबकि अभी सिर्फ सूचना है, तब ये रिजल्ट है ना। न्याय सुरक्षा विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। यदि न्याय सुरक्षा विधि रहेगी तो मानव विश्वस्त और आश्वस्त ही होगा। फलस्वरूप जीवन सहज, संपूर्ण वैभव मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त रहता है। और ये सारी चीजें कि शिक्षा व्यवस्था में जब ये सारी चीजें प्रकाशित होंगी, तो यदि न्याय सुरक्षा विधि से हम चलते हैं, तो आश्वस्त और विश्वस्त रहकर इसका वैभव है जो वो परंपरा में प्रमाणित होने के लिए
मार्ग प्रशस्त होगा। हर कोई न्याय चाहता है और यदि यदि उस सुरक्षा में उस जगह पे मिलके यदि कुछ बात होती है तो हर कोई समझना ही चाहता है। यही जागृति परंपरा है। जीवन तृप्ति का प्रमाण मानव का अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होना है। मानव परंपरा में व्यवस्था होना, व्यवस्था विधि से ही समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाणित होना स्वाभाविक रहता है ना? अब ये सब स्वाभाविक में चला जाएगा। अब हमको इसके लिए कुछ करना है नहीं है और ना उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प होता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण बात है। यही जागृति का भी प्रमाण है, संपूर्ण मानव जीवन का भी प्रमाण है, मानव परंपरा का परम वैभव है। प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मानव परंपरा की सर्वोच्च उपलब्धि है। इन्हीं उपलब्धियों में स्थिरता और निश्चयता स्पष्ट है ना? प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मतलब हर चीज प्रयोजन के अर्थ में सजी हुई है, हमको उसको समझना है और हमारा अपने प्रयोजन को मैं पा जाऊं और उसमें सज जाऊं, तो यही सर्वोच्च उपलब्धि है। और इसी उपलब्धियों में स्थिरता और निश्चयता है। मतलब यही चीज है जो इसको हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। तो यही हमारा शाश्वतपन है, जो चारों अवस्थाएं अपनी निश्चितता में, स्थिरता में निरंतर बनी रहे। मानव परंपरा जागृत होने में स्थिरता, अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। मानव परंपरा जागृत होने में स्थिरता, अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। निश्चयता मानवीयता पूर्ण आचरण विधि से प्रमाणित होता है ना? मतलब एक निश्चित आचरण जिसको हम मानवीयता पूर्ण आचरण बोल रहे हैं, मानवत्व बोल रहे हैं, तो ये आचरण विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। इसकी अपेक्षा मानव में पीढ़ी से पीढ़ी में रहा आया है ना? हर मानव की शुरुआत इस बात से होती है कि वो उसको न्याय चाहिए और वो अपने आप को न्याय प्रदायी तक ही लाना चाहता है ना? तो न्याय की चाहना और न्याय प्रदायी ये दोनों काम जब होते हैं तो ये हर पीढ़ी में ये बना ही रहा है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को और ये बना रहा है, मतलब जहाँ जहाँ ये नहीं हो पाया उसी का ये जो समस्या जिसको हम बोलते हैं व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति, ये जो जहाँ भी जो आज हमको जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बात की रिक्तता बनी हुई थी और जो अब हमको पकड़ में आ गई है, समझ में आ गई है, धरती में उसका प्रकाशन हो गया है, क्योंकि ये मानव में पीढ़ी से पीढ़ी रहा आया है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को प्रमाणित करने में समर्थ होना ही मानव का उत्थान, वैभव, राज्य होना पाया जाता है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को, है ना? मतलब मैं गठनपूर्ण परमाणु हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ को समझ सकता हूँ, मैं समझ गया हूँ, है ना? मैं क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के साथ हूँ। इस बात का जिस दिन हम सत्यापन कर देंगे, यही एक्चुअल में मानव का वैभव है, मानव का उत्थान है और यही हमारा राज्य है। राज्य का परिभाषा ही वैभव ही है। उत्थान का तात्पर्य मौलिकता रूपी ऊंचाई में पहुंचने से या पहुंचने के क्रम से है ना? मतलब आज हम वहां नहीं पहुंचे हैं, पर यदि हम उस क्रम में भी हैं, है ना? तो उत्थान का तात्पर्य मौलिकता, मतलब मानव की मौलिकता क्या है, मानव का इस धरती पे क्या प्रयोजन है, उसकी क्या ऊंचाई है, उसको पा लेना ही उत्थान है और उस क्रम में है, ये भी उत्थान है। वैभव अपने स्वरूप में परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था ही है ना? वैभव जिसको हम बोल रहे हैं कि मानवीयता पूर्ण आचरण, जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान से होगा क्या? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, जो एक विश्व परिवार से लेके विश्व परिवार व्यवस्था की बात है, उसमें ये सब चीज समाहित हो जाती है ना? ऐसी व्यवस्था में भागीदारी मानव का सौभाग्य है। इस क्रम में अध्ययन, शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। इस क्रम में अध्ययन, शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। जो हम आज देख रहे हैं कि हर जगह अध्ययन की व्यवस्था है, शिक्षा संस्कार के रूप में, है ना? तो ये भी बुनियादी वैभव है। मतलब आज हम सब ये मान सकते हैं कि हम भी उस वैभव में शामिल हो चुके हैं, है ना? मतलब जिस मानव की मौलिकता की ऊंचाइयों की बात यहाँ पर दर्शन में कर रहे हैं,
तो आज ऐसा लगता है इस लाइन को पढ़ के कि यदि मैं अध्ययन में हूँ, यदि मैं शिक्षा संस्कार में जुड़ चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि अब हम भी इस वैभव में शामिल तो हो गए हैं, है ना? तो चाहे किसी भी पायदान में हैं, पर हम शामिल हो चुके हैं और अपनी उस ऊँचाइयों को पा ही लेंगे, है ना? मतलब आप शामिल हो गए हो मतलब पा ही लेंगे। तो ये एक निश्चितता आज खुद में भी महसूस हो रही है। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी मानव का सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात आई तो फिर एक लाइन मेरे को याद आई कि जब बाबा जी 6 महीने के अध्ययन शिविर के लिए हमको बोले कि 6 महीने का करो, तो हम लोग के लिए वो बहुत वो था कि 6 महीने कैसे अध्ययन करेंगे? पहली बार सुने थे ऐसा। और जब 2 2 बार की बात में ही हम सब तैयार हो गए कि हाँ 6 महीने का करेंगे, तो मेरे को एकदम याद है कि बाबा जी उस दिन लाइन बोले थे कि बेटा ये बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब इतना बढ़िया बात है कि हम उस अवस्था में भागीदारी कर पाए, उसकी शुरुआत कर पाए और उस सौभाग्य में शामिल हो पाए। इस क्रम में अध्ययन शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। वैभव ही राज्य और स्वराज्य के रूप में स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। स्वराज्य का मतलब भी मानव के वैभव से ही है। यह वैभव समझदारी पूर्वक ही हर मानव में पहुंच पाता है। यह शिक्षा पूर्वक लोक व्यापीकरण हो पाता है। ऐसी व्यवस्था अपने आप में द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध मुक्त रहना, इसके स्थान पर समाधान, समृद्धि, अभय सह-अस्तित्व पूर्वक रहना पाया जाता है। यही सार्वभौम व्यवस्था का तात्पर्य है। युद्ध और संघर्ष मुक्त जागृति और प्रमाण युक्त परंपरा ही व्यवस्था का सूत्र और व्याख्या है। समझदारी पूर्वक हर मानव अर्थात नर नारी का अपनी जागृति को प्रमाणित करना स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर मानव का वर्तमान में विश्वास को प्रमाणित करना कर पाना होता है। यही कड़ी है ना? वर्तमान में विश्वास के आधार पर ही सह अस्तित्व प्रमाणित हो पाता है। मतलब वो कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है ना? वो हमारे आज की स्थिति से ही वहां तक पहुंचने की बात है। जागृत मानव परंपरा में ही स्थिरता सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व विधि से प्रमाणित होता है और निश्चयता मानवीयता पूर्वक आचरण विधि से प्रमाणित होता है। मतलब ये एक पूरी बात है कि हम इस बात को बहुत बढ़िया से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? और इसमें समय के अनुसार अपन चल रहे हैं, पूरी बात भी हो रही है। बस मैंने आपका इसको कैसे अ, कोई प्रश्न है? अध्यापक विद्यालय की एक सत्र उनको अपेक्षित अनुभव अपेक्षित है, हाँ, ठीक बात है। ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अभिभावक विद्यालय की जो मार्गदर्शन हमको बाबा जी से मिला, है ना? और उसमें हम सभी बहनों ने जितना शोध, जितने प्रयोग किए, अब हमको लगता है कि 9 वर्ष हो गए हैं और अब हम संसार को जितना जबकि अभी हम पूरे नहीं हैं, ना अध्यापक, ना अभिभावक, है ना? उसके बावजूद भी ये भरोसा होना कि हाँ, ये शिक्षा व्यवस्था में जा सकता है, इससे वातावरण भी बन रहा है, अध्ययन भी हो रहा है और संस्कार भी स्थापित हो रहे हैं, है ना? चीज़ें जो होने की है कि अध्ययन होना, संस्कार, अध्ययन और वातावरण। तो ये तीनों चीज़ें हो रही है, इस बात का हम सबको जब भरोसा हो गया, तो अब इस वर्ष से ही हम सोचे हैं कि जिसको भी पूरे देश में बाहर कहीं भी अगर अभिभावक विद्यालय जैसी शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करना है, ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित करनी हो, तो शब्दशः पूरा जितना हमारे पास है करने के रूप में, सोचने के रूप में हमको उपलब्धि हुई है, वो सब हम लोग आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। तो अगर कोई भी जैसे एक भाई जी ने कहा है, तो इस तरह की कोई भी होगी तो उसके लिए पूरा अपन एक अलग से सेशन करेंगे, उस ग्रुप को बन जाने देते हैं। क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा बार-बार मैं बता रही हूँ ये बात कि अपने आप में एक अद्भुत वाङ्मय है ना? मतलब इस पूरे वाङ्मय के बाद जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक लिखी गई है, वो अपने आप में प्राथमिक विद्यालय के लिए वाङ्मय है, जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी यहाँ पर स्पष्ट हुई है और आप सबने मेरे साथ जो सहयोग बनाए रखा, कुछ-कुछ मतलब मेरे को जो विश्वास बढ़ा इस तकनीकी उसके साथ भी जुड़ने का, तो खूब धन्यवाद करती हूँ। बाबा जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, अम्बा दीदी और सबके प्रति, अपने सभी भाई-बहनों के प्रति, है ना? और मैं अगले सेशन में जो हमारा अगला पार्ट है, ऊष्मा और धरती का संतुलन, तो इसको हमारे प्रदीप भैया जी हैदराबाद से बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं,
है ना? मैं तो बस जब वो बोलते हैं तो उनको देखती ही रहती हूँ, है ना? क्योंकि वो इतना प्यारा बोलते हैं, इतना अच्छे से बोलते हैं, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति है, तो आप अपन इसको यहाँ पर पूरा कर दें। नमस्ते। नहीं, मेरे को वो बोले थे राकेश गुप्ता भैया